गुड मॉर्निंग कमांडोज। तो बेटा क्रैश कोर्स में डे 2 में आज हम देखेंगे बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का बचा हुआ हिस्सा। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जो है वो सेल के पूरे बेसिक फीचर्स को देखा। हमने देखा कि जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ठीक है ना, सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेंट्रोसोम क्या होता है, सीलिया फ्लैजिला क्या होते हैं। तो हमने बहुत सारे बेसिक फीचर पर पिछली क्लास में हमने बात किया था बेटा। ठीक है, और हमने एमसीक्यू भी लगाए थे और देखा था हमने कि किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है और कुछ एमसीक्यू से हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिली थी। ठीक है, तो अभी एक बात ध्यान रखना बेटा, मैं अभी क्रैश कोर्स में आपका 100% एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं। बाकी टीचर भी 100% एनसीईआरटी पर ही फोकस करेंगे, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे होते हैं बेटा जो बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें हम एमसीक्यू के जरिए कवर करेंगे या लेक्चर के बीच में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नोट करने पड़ सकते हैं। ठीक है ना, हालांकि आपको ध्यान देना है कि आपके पास जो की नोट्स हैं इसका प्रिंट आउट यदि आपके पास होगा तो बहुत अच्छा है लेक्चर के दौरान, और यदि मान लीजिए नहीं भी है तो एनसीईआरटी साथ रखिए अपने। ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है बेटा। ठीक है ना, मतलब वो चाबी है सक्सेस की, है ना। चलिए, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो है उसमें हम आगे बढ़ेंगे बेटा। तो देखो, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कि बेटा कौन से हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से हिस्से लेस इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि कोर चीजों पर एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो चैप्टर की जान होती है, तो हमें पता होना चाहिए उसके बारे में कि क्या एग्जामिनर के दिमाग में है। ठीक है ना बेटा, तो जब लेक्चर के दौरान कई बातें मैं आपको बताता चलूंगा जो ऐसे पॉइंट्स है जिन पर एग्जामिनर ऑलरेडी या तो क्वेश्चन कर चुका है या कर सकता है। ठीक है, याद रखना मेरी क्लास में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का बड़ा स्कोप होता है कि जो है मैंने यदि कहा एग्जाम में आएगा तो आने की संभावना होती है उस क्वेश्चन की। चलिए, तो अब काम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तैयार है आप सभी लोग? पक्का पक्का, चलो पूरी एनर्जी के साथ पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे हम। के तो चलिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आज हमको जिस चीज पे से शुरुआत करनी है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। के मतलब आज हमको जिस सेल ऑर्गेनेल को पढ़ना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम पॉइंट नंबर 1 जो आपके की नोट्स के पॉइंट नंबर 1 में आगे जाने के पहले हम एक काम करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार माइटोकॉन्ड्रिया को रिकॉल करते हैं कि हमने क्लास के अंदर क्या पढ़ा हुआ था या पहले क्या पढ़ा हुआ था, नहीं भी पढ़ा है तो क्या हुआ, अभी हम कवर करते हैं। कि देखो, इतना पता है कि पूरी सेल में डबल मेम्ब्रेन 3 जगह पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस में। पूरी सेल में 2 जगह पर मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेंट्रोसोम में और राइबोसोम में, बाकी सब में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन जहां जहां होती है वहां वहां एक वर्ड याद रखना बेटा, जहां जहां भी डबल मेम्ब्रेन है मतलब दोहरी सुरक्षा है। जहां जहां भी डबल मेम्ब्रेन है मतलब दोहरी सुरक्षा है, मतलब वहां पे कोई वीआईपी पर्सन प्रेजेंट है, कोई इंपॉर्टेंट आदमी प्रेजेंट है, एंड दैट इज द डीएनए मॉलिक्यूल। के तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, तीनों जगह डबल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन में छेद देखने मिलते हैं, पोरस डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। ठीक है, अब ये तो पता है चले हमें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जनरली हमको सॉसेज शेप या इलिप्सॉइडल शेप के दिखाई पड़ते हैं। आउटर मेम्ब्रेन हो गई ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई है। इनर मेम्ब्रेन में हमको फोल्ड देखने मिलते हैं। ठीक है, हमने कहा ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन हो गई। इनर मेम्ब्रेन में हमको जो है वो ऐसे फोल्ड्स जो है वो देखने मिलते हैं। ठीक है, ये हमको फोल्ड दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन देन इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने पहले समझते हुए हमने कहा कि ये हो गया बेटा OM मतलब आउटर मेम्ब्रेन, IM मतलब इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, ये होता है आउटर कंपार्टमेंट बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, मतलब एक ही है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, या आउटर चैम्बर बोलते हैं, या आउटर कंपार्टमेंट बोलते हैं इसको हम। के इनर मेम्ब्रेन में जो हमको फोल्ड दिखाई पड़ते हैं, इन फोल्ड को हम बोलते हैं क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। के यानी क्रिस्टी कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर हमें देखने मिलती है। ठीक है, उसके फोल्ड को हम कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जगह होती है उसे इनर कंपार्टमेंट कहते हैं, उसे इनर कंपार्टमेंट कहते हैं। ये क्या हो गया, ये इनर कंपार्टमेंट हो गया, ये है ना, ये इनर कंपार्टमेंट हो गया आपका। और इस इनर कंपार्टमेंट में क्या भरा होता है, अंदर जो भरा होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स।
अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स भरा होता है। क्या भरा होता है? मैट्रिक्स भरा होता है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको 70s राइबोसोम दिखाई पड़ते हैं, 70s राइबोसोम दिखाई पड़ते हैं आपको इसमें दिखाई पड़ता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए दिखाई पड़ता है। मतलब ये बैक्टीरिया के समान फीचर रखते हैं। आपको डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए दिखाई पड़ेगा, 70s राइबोसोम दिखाई पड़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बेसल फ्लूइड को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन का जो फोल्ड होता है, इस फोल्ड के ऊपर आपको रैकेट लाइक पार्टिकल जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, ऐसे रैकेट लाइक पार्टिकल जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। इन पार्टिकल को हम बोलते हैं ऑक्सीसोम बोलते हैं, इनको हम ऑक्सीसोम बोलते हैं, या F1 पार्टिकल कहते हैं, फर्नांडीज मोरेन पार्टिकल कहते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। इन्हें हम ऑक्सीसोम कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं, फर्नांडीज मोरेन पार्टिकल कहते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं बेटा। ठीक है, और ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में रोल प्ले करते हैं। आप बोलोगे ये क्या चीज है? अरे भाई, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस मतलब ऑक्सीडेशन करेंगे, ये फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी को बनाएंगे ये। तो ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी कराते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये हिस्सा होते हैं जहां पर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, और ऑक्सीडेशन के थ्रू ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया की संक्षेप में कहानी। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमारे की नोट्स में क्या लिखा है इन पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिए कि जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग करनी होती है, और स्टेनिंग करने के लिए आप क्या करते हैं? आप वाइटल स्टेन का उपयोग करते हैं। वाइटल स्टेन वे स्टेन होते हैं जिनका इस्तेमाल करने पर सेल ऑर्गेनेल जो है वो उनकी डेथ नहीं होती है, जीवित रहते हैं। ये लेस टॉक्सिक स्टेन होते हैं, और ये होता है जेनस ग्रीन। याद रखना, ठीक है, भले ही एनसीईआरटी में नहीं है पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। जेनस ग्रीन की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया की हम स्टेनिंग कर सकते हैं, और हम माइटोकॉन्ड्रिया का माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हैं। सेल की अपनी मेटाबॉलिक कंडीशन के आधार पर कि सेल यदि अधिक एक्टिव होगी तो उसे अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो अधिक एटीपी बनाने पड़ेंगे, अधिक एटीपी बनाने पड़ेंगे, मोर द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज है, शेप है, जो नंबर है, वो सेल की अपनी मेटाबॉलिक कंडीशन पर और सेल के अपने शेप पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है कि सेल की अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी किस तरह की है, उस पर उसके आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो वेरी करेगा बेटा। ठीक है ना, क्लियर। टिपिकली देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल शेप के, वेरियस शेप के आपको देखने मिलेगा, स्पाइरल शेप का भी देखने मिलेगा, लेकिन टिपिकली देखा जाए तो मोस्टली आपको ये सॉसेज शेप्ड के दिखाई पड़ते हैं या सिलेंड्रिकल आपको ये दिखाई पड़ते हैं। इनका डायमीटर 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है, और एवरेज हम बोल सकते हैं 0.5 माइक्रोमीटर, और इनकी लेंथ 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर होती है। तो ये जो डेटा दे रखा है ना बेटा, याद रखना कि ये आंकड़े आपको याद रखने कि ये याद रखना, लिख के रख लेना कि मार्क कर लो इसको, आपके की नोट्स में इसको हाईलाइट कर लीजिए, है ना, क्योंकि एग्जामिनर कई बार बिल्कुल इस प्रकार के एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी के सीधे पॉइंट उठा के पूछ लेता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट, मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आउटर कंपार्टमेंट है, और इनर मेम्ब्रेन से जो घिरा हुआ है वो इनर कंपार्टमेंट है। देखो आउटर कंपार्टमेंट कहां है? आउटर कंपार्टमेंट आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, और इनर कंपार्टमेंट इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ होता है। ठीक है ना, और इनर कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड भरा होता है उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, उसे माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स कहते हैं बेटा। ठीक है ना, क्लियर। याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन जो होती है कंटिन्यूअस मतलब लगातार बनी होती है, उसमें कोई पोर नहीं होंगे, कोई छेद नहीं होंगे, कोई फोल्ड नहीं होगा। लेकिन इनर मेम्ब्रेन में आपको इनफोल्डिंग देखने मिलती है, इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड देखने मिलते हैं, और इन फोल्ड को हम क्रिस्टी कहते हैं, इन्हें हम टिब्यूली भी कहते हैं। प्लांट्स में कई बार इनके लिए हम टिब्यूली वर्ड का यूज भी करते हैं, प्लांट में कई बार इनके लिए हम टिब्यूली वर्ड का यूज भी करते हैं, पर इन जनरल इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। तो बेटा क्रिस्टी को सिस्टरनी से कंफ्यूज मत करना। सिस्टरनी कहां होती है? गोल्जी बॉडी में होती है, नोट कर लो इसको। सिस्टरनी गोल्जी बॉडी में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है ना। सिस्टरनी ईआर सिस्टरनी अलग होती है, गोल्जी सिस्टरनी अलग होती है, तो सिस्टरनी वर्ड वहां यूज करते हैं, यहां पे ये क्रिस्टी है। ठीक है,
ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, मतलब इनर मेम्ब्रेन कोई जरूरी काम करती होगी, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में कोई जरूरी काम करती होगी, इसलिए सरफेस एरिया इसका अधिक होता है। तो इनर मेम्ब्रेन जरूरी काम ये करती है कि जितना ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस जो होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है एनर्जी को बनाने के लिए, वो इनर मेम्ब्रेन पर हमको देखने मिलता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसमें ऑपरेट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट में आपको बाकायदा अलग अलग एंजाइम सिस्टम देखने मिलते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो ऑलमोस्ट उसमें बारीक बारीक छेद होते हैं जिन्हें हम पोरिन्स कहते हैं, उनसे कई केमिकल अंदर आ सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम अलग होते हैं, आउटर कंपार्टमेंट के एंजाइम अलग होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम अलग होते हैं, और इनर कंपार्टमेंट मतलब मैट्रिक्स के एंजाइम अलग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल के एंजाइम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल के एंजाइम पाए जाते हैं। क्रेब साइकिल इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कोशिकीय शोषण का, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमको कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम देखने मिलता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेसिफिक प्लेस पर स्पेसिफिक एंजाइम हमको देखने मिलता है। ठीक है, क्लियर? तो ये याद रखना, जैसे कि सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है, सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज इज द एंजाइम ऑफ द क्रेब्स साइकिल व्हिच इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये एंजाइम तो क्रेब्स साइकिल का है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर हमको देखने मिलता है। एटीपी सिंथेस वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर देखने मिलता है। क्रेब्स साइकिल के एंजाइम सिट्रेट सिंथेस की बात करें, वो कहां देखने मिलेगा आपको? वो देखने मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में देखने मिलेगा आपको, उठ के, है ना। तो ये चीजें हमको बेटा याद रखनी है ना दिमाग में, क्योंकि यहां पर जो है वो आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ दोनों चैप्टर कनेक्ट कर जाते हैं यहां पे आके। ठीक है, क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय शोषण करते हैं, कोशिकीय ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, एटीपी प्रोवाइड करते हैं, इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ये एटीपी को प्रोड्यूस भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं कुछ बात एटीपी को, ये ठीक है, क्लियर? तो ये तो बात हुई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, फिर देखो बेटा, फिर हम बात करते हैं जब हम प्लास्टिड की बात करते हैं, मतलब जब हम प्लास्टिड की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं बेटा? हम कहते हैं कि प्लास्टिड को कलर पिगमेंट के आधार पर 3 हिस्सों में बांटते हैं हम। पहली बात तो पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट्स। ठीक है, प्लास्टिड पर्टिकुलरली प्लांट्स में पाए जाते हैं। हाँ ठीक है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है, पीपीपी, प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट के प्लांट में पाए जाते हैं। के प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो कलरलेस प्लास्टिड है वो ल्यूकोप्लास्ट है, जो रंगीन ग्रीन के अलावा किसी और कलर के प्लास्टिड है वो क्रोमोप्लास्ट है, और जो ग्रीन कलर के हैं वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, क्या लिखा है? फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट, कैरोटीन, जेंथोफिल और अदर आर प्रेजेंट। ठीक है, ये कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं हम? प्लास्टिक, अरे कोई एक स्लाइड मिस हुआ क्या इसमें? हाँ एक स्लाइड मिस है इसमें, चलो कोई बात नहीं बेटा, एक स्लाइड इसमें जो है गलती से आगे पीछे तो नहीं होगा, देख लेता हूं एक बार। हाँ एक स्लाइड इसमें मिसिंग है, एक्चुअली गलती से मिस हो गया है, तो मैं पढ़ देता हूं। चलो कोई बात नहीं, अभी लेक्चर के बीच में स्लाइड कैसे ऐड करेंगे हम, तो मैं पढ़ देता हूं आपको। तो जो पॉइंट है वो ये कि प्लास्टिड्स आर फाउंड इन, हम बात कर रहे हैं बेटा इसमें, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में सारे पॉइंट कवर हो गए। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में पॉइंट नंबर 6 ये है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम एम्प्टी डीएनए बोलते हैं, याद रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इसको हम एम्प्टी डीएनए बोलते हैं बेटा हम। और ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है, मतलब कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन है जो आपको यहां बतला रहा हूं मैं, जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, फिर दूसरी बात ये कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमने देखा अभी 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं कि उनके अंदर राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने आप से नहीं बनते, वो पहले से प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया के डिवाइड होने पर बनते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के समान कैरेक्टरिस्टिक होता है। प्लास्टिड प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और यूग्लिना के अंदर, एल्गी यूग्लिना के अंदर पाए जाते हैं, और इनमें
स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं बेटा जो इन्हें कलर प्रोवाइड करते हैं। यदि ग्रीन कलर के होंगे तो क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे हम। पॉइंट नंबर 9 पे आइए, ठीक है। कलर्ड होंगे क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे, कलरलेस होंगे ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे हम, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 बोलता है कि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो होते हैं वे बेसिकली लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसी लाइट एनर्जी का उपयोग हम फोटोसिंथेसिस में करते हैं। एंड क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं, मतलब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कहां पढ़ेंगे हम? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आप बोलोगे सर इतने आगे की चैप्टर की जिक्र क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि बेटा पूरा बायोलॉजी जुड़ा हुआ है आपस में। जहां जिसका जिक्र आता है ना, यदि हमें एक बात आगे की मालूम चल रही है उसको वहां समझ लो के। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब लाइट को पकड़कर उसकी एनर्जी का उपयोग करना और जो है वो फोटोसिंथेसिस करना, ये ग्रीन प्लांट का काम होता है। तो इसमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट आपको देखने मिलते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब आ गए पॉइंट नंबर 11 पे। फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं आपके जो है वो कैरोटीन होता है, जेंथोफिल होता है। C40H56 is carotene, C40H56O2 is xanthophyll, ठीक है ना। याद रखना है, ये भी याद रखना है। कहां किस चीज का है ये जो है, ये इसलिए याद रखना है बेटा क्योंकि ये जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस वाले हिस्से में काम आएगा आपको, ठीक है। फिर ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है। एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं, मैंने आपसे कहा कि एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं ये आपके स्टोर, देखो अब देखो बेटा, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, 3 तरह के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है फूड को स्टोर करना, जो स्टार्च को स्टोरेज करेगा। स्टार्च का दूसरा नाम होता है एमाइलम, स्टार्च का दूसरा नाम होता है एमाइलम, तो उसे हम एमाइलोप्लास्ट बोलेंगे, हम स्टार्च को इकट्ठा करेगा, ठीक है। फिर दूसरा इसके अलावा हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बेटा कि जो है जो फैट को ऑयल को और फैट को, जो ऑयल को और फैट को, जो ऑयल को और फैट को इकट्ठा करेगा बेटा, उसे क्या बोलेंगे? उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इलियोप्लास्ट वर्ड का हम उसके लिए यूज करते हैं। और जो प्रोटीन्स, याद रखिएगा, प्रोटीन के मिलने पर एलिरोन कण बनते हैं, एलिरोन ग्रेन्स बनते हैं, और ये एलिरोन ग्रेन प्रोटीन से बने होते हैं, एलिरोन लेयर को बनाते हैं। तो जो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन को इकट्ठा करते हैं हम एलिरोप्लास्ट कहते हैं या प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स जो है वो कहां देखने मिलता है? मीजोफिल सेल में देखने मिलता है। एंड लीफ के अंदर, पत्तियों में, लीफ के अंदर जो सेल पाई जाती हैं उन्हें हम मीजोफिल सेल बोलते हैं। मीजोफिल सेल जो होती हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल होती हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके ये जो है ये लेंस शेप होते हैं, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइडल, रिबन शेप के। याद रखिए रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट कहां देखने मिलता है? एग्जाम का क्वेश्चन है। रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है एल्गी स्पायरोगायरा में। ग्रीन एल्गी होती है, स्पायरोगायरा में आपको रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ये कहां का क्वेश्चन आ गया? प्लांट किंगडम से आ गया। ये प्लांट किंगडम से आ गया कि स्पायरोगायरा एक ऐसी एल्गी इसमें स्पाइरल शेप का, रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट हमको देखने मिलता है, ठीक है, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम। क्लोरोप्लास्ट में की लेंथ वेरी करती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर से लेके 2 से 4 माइक्रोमीटर हो सकती है। क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन देखने मिलती है, दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर मेम्ब्रेन की तुलना में लेस परमेबल होती है, ठीक है। स्ट्रोमा जो होता है, जो देखो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था उसको हमने कहा था मैट्रिक्स के। जो फ्लूइड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा हुआ था उसको बेटा हमने क्या कहा था? उसको हमने कहा था मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा था उसको हमने, है ना, जहां पर क्रेब साइकिल ऑपरेट होती है, क्रेब साइकिल के एंजाइम पाए जाते हैं। और जो गेटवे रिएक्शन है कि जो पायरुविक एसिड को एस्टाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। याद रखना ये चीजें। अब हम बात कर रहे हैं, चूंकि प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में जो इनर मेम्ब्रेन से अंदर जो फ्लूइड पड़ा प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर एक दुनिया में सबसे अधिक पाया जाने वाला मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो है रुबिस्को एंजाइम। वो क्या है? वो है रुबिस्को एंजाइम। क्या नाम है पूरा उसका? उसका नाम है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है बेटा? उसका नाम है रुबिस्को, ठीक है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के। इट इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ एंड दिस इज द एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है
CO2 के फिक्सेशन के लिए, मतलब CO2 से शुगर बनाने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो शुगर का रिडक्शन करता है, जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो एंजाइम है रुबिस्को। ठीक है, तो रुबिस्को एंजाइम कहां होता है? स्ट्रोमा के अंदर हमको देखने मिलता है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में आपको डीएनए भी देखने मिलेगा, आपको 70S राइबोसोम भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये तो हमने देखा बेटा इसके बारे में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कहा कि ठीक है, मैंने आपसे कहा कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वेरिएबल लेंथ का होगा बेटा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस पेरिबल होगी। स्ट्रोमा जो होती है वो जगह होगी जो इनर मेम्ब्रेन को घेर रही होगी बेटा। ठीक है, ठीक, अब ध्यान से बात सुना, एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा हम जो है इसका क्लोरोप्लास्ट का एक बार स्ट्रक्चर देख के फिर वापस स्लाइड पर अपनी आएंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कहा कि ये हो गया है क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन। ध्यान से बेटा बात सुना, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। रिमेंबर दैट पॉइंट के, यानी क्लोरोप्लास्ट की आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों की दोनों ट्रांसपेरेंट होती हैं, उनमें पिगमेंट नहीं होता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमको क्वाइन के समान स्ट्रोमा के अंदर में क्वाइन के समान, स्ट्रोमा में क्वाइन के समान हमें सिक्के के समान दिखने वाली हमें जो है वो कुछ बैग या वेसिकल्स या थैलियां देखने मिलती है हमें, और इन्हें क्या बोलते हैं? हम थैलेकॉइड बोलते हैं, जो एक के ऊपर एक अरेंज करती है होती है। और देखो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, मतलब थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है उसमें उस पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट हमको क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, नॉट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। मैंने क्या कहा आपसे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना आउटर मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल है ना इनर मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट कहां प्रेजेंट है? तो क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट है वो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर, यानी एक अकेला जो दिख रहा है इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे आप थैलेकॉइड, इसे बोलोगे आप थैलेकॉइड बोलोगे आप। और ये पूरा का पूरा है, पूरा एक साथ जो, यदि हम एक साथ पूरा काउंट करते हैं, एक साथ पूरा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, तो थैलेकॉइड के मिलने पे क्या बनता है? ग्रेना बनता है। ठीक है, एक अकेला क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ता है उसे थैलेकॉइड कहते हैं, उसके मिलने पर एक स्टॉक बनता है, इसे हम ग्रेना कहते हैं। और ये ग्रेना आपस में कनेक्टेड होते हैं, कुछ ऐसे थैलेकॉइड होते हैं जो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रोमा थैलेकॉइड बोलते हैं इनको हम। ठीक है, या इंटरग्रेनल लैमिली बोलते हैं इनको हम, या इनको बोलते हैं फ्रेट्स, इनको बोलते हैं फ्रेट्स चैनल भी कहते हैं, इनको हम फ्रेट्स चैनल भी कहते हैं, इंटरग्रेनल लैमिली भी कहते हैं। ठीक है, ये देखने मिलता है हमको। फिर 70S राइबोसोम देखने मिलेगा हमें। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए देखने मिलेगा हमको इसमें। ठीक है ना? ठीक, स्टार्च कण भी देखने मिलेगा हमें, स्टार्च कण भी इसमें, स्टार्च ग्रेन्यूल भी इसमें हमको देखने मिलेगा। तो एक हमने जो है वो देखा यहां पे कि फोटोसिंथेसिस करने वाला जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें पिगमेंट कहां? थैलेकॉइड में प्रेजेंट है। अब ध्यान से बात सुनो, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, यानी फोटोसिंथेसिस, देखो बेटा हम ब्रीफिंग कर रहे हैं यहां पे क्रैश कोर्स में, इसलिए ध्यान रखना, एक एक लाइन ध्यान सुना के। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि 2 स्टेप, 2 पदों वाली प्रक्रिया है। इसमें होती है, एक होती है इसमें लाइट रिएक्शन होती है इसमें, एक दूसरी इसमें होती है डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि अंधेरे में होती है, इसका मतलब है डायरेक्ट लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, परंतु जो लाइट रिएक्शन से जो उत्पाद बनते हैं वो डार्क रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस एक 2 स्टेप वाली प्रक्रिया है। लाइट रिएक्शन में जो केमिकल बनते हैं वो उनका इस्तेमाल डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए किया जाता है। दोनों दिन में ही होती हैं, परंतु एक को सीधे लाइट की आवश्यकता होती है और एक को सीधा लाइट नहीं चाहिए होता है। जो लाइट रिएक्शन है वो कहां पर होना चाहिए? जहां पिगमेंट प्रेजेंट है। पिगमेंट कहां प्रेजेंट है? ग्रेना में प्रेजेंट है। तो ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। रुबिस्को एंजाइम डार्क रिएक्शन में भाग लेता है तो स्ट्रोमा के अंदर हमको वो देखने मिलता है। ठीक है, चलिए, थैलेकॉइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा में पाए जाते हैं।
अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ग्रेना बनाते हैं, इंटरग्रेनल थैलेकॉइड जो दोनों दो ग्रेना को आपस में जोड़ते हैं, स्टोमा लैमेली बोलते हैं इनको हम, ठीक है ना, ठीक है। और जो है थैलेकॉइड जो जिस जगह यानी थैलेकॉइड जो है वो एक थैली के समान है छोटी सी, और अंदर जो उसकी जो स्पेस होती है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड का ल्यूमेन। यानी एक सिंगल थैलेकॉइड को देखोगे ना बेटा, तो अंदर जो इसमें स्पेस होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम ल्यूमेन बोलते हैं। और ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, क्लियर, ठीक। चलिए देखा हमने, अब आगे बढ़ते बेटा हम पॉइंट नंबर 23। द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम। द स्टोमा ठीक, द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब देखो बेटा, ये आ गया क्वेश्चन, याद है एक एमसीक्यू पिछली क्लास में हमने किया था, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं, रूबिस्को एंजाइम है। प्रोटीन बनाने वाले एंजाइम मतलब क्या है बेटा? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज प्रोटीन को बनाता है, जो कहां होता है? राइबोसोम में होता है, ठीक है ना। डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए देखने मिलते हैं, 70s राइबोसोम देखने मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं राइबोसोम पर। राइबोसोम यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है, ये हमने कहां पढ़ा? पिछली क्लास में देखा हमने। राइबोसोम ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं और इनको हम पेलाडे ग्रेन्यूल भी कहते हैं। इनको हम पेलाडे ग्रेन्यूल भी कहते हैं क्योंकि पेलाडे ने इनको खोजा था। इनको हम आरएनपी कण भी कहते हैं, इनको हम आरएनपी कण भी कहते हैं, मतलब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं, है ना। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो 70s टाइप के होते हैं। राइबोसोम जो दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक होती है लार्जर सब यूनिट, दूसरी होती है स्मॉलर सब यूनिट। मतलब राइबोसोम दो अनइक्वल सब यूनिट के मिलने पर बने होते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। जैसे 80s राइबोसोम की सब यूनिट होती है 60s और 40s। नीट 2022 आएगा, आने वाला, पक्का पक्का, ठीक है। 80s राइबोसोम की सब यूनिट होती है 60s और 40s, और 70s की सब यूनिट होती है 30s और 50s। मैथमेटिकली मत जोड़ना, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। मैथमेटिकली मत जोड़ना, जो है वो सही है, ठीक है, क्लियर। एस का मतलब स्टोरबर्ग यूनिट, जो कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को शो करता है। इट इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ये एमसीक्यू भी कवर किया हमने पिछली क्लास में, ठीक है ना, ठीक है। साइटोस्केलेटल मैंने बताया हुआ है आपको। देखो बेटा, कई चीजें हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी, यहां भी डिस्कस कर रहे हैं इनको हम, ठीक है ना। कुछ चीजें कॉमन बार बार लौट के आ रही हैं। साइटोस्केलेटल जो होता है, प्रोटीन से बना एक जाल होता है, जो यूकैरियोटिक सेल में, याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटल देखने नहीं मिलता है। रिमेंबर दैट पॉइंट के प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटल नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। मेन कंपोनेंट इसका होता है माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है ना। और ये साइटोप्लाज्म में देखने मिलते हैं, कई सारे फंक्शन करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल की मोटिलिटी, मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट है, साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग मूवमेंट, उसमें रोल प्ले करते हैं, सेल को शेप देने में रोल प्ले करते हैं। कोई सेल यदि स्टार शेप की है तो उसके अंदर का साइटोस्केलेटल उसको मेम्ब्रेन को खींचे हुए, इसलिए मेम्ब्रेन स्टार शेप की दिखाई, सेल स्टार शेप की दिखाई पड़ती है। कोई सेल यदि अम्ब्रेला शेप है तो उसके अंदर का जो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल का, वैसा है कि सेल हमको अम्ब्रेला शेप दिखाई पड़ती है, ठीक है। सीलिया फ्लैजिला जो होते हैं, मेम्ब्रेन से बाहर उभरी हुई, हमें आउटग्रोथ के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सीलिया फ्लैजिला के बेस में क्या होता है? सेंट्रियोल देखने मिलता है, उसको बेसल बॉडी कहते हैं, जो 9+0 अरेंजमेंट को शो करता है। सीलिया फ्लैजिला 9+2 अरेंजमेंट को शो करते हैं, है ना, याद है आपको। माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं 9 डुप्लेट फाइबर, 2 सिंगलेट फाइबर होते हैं, और सेंट्रियोल क्या होता है? कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, 9 ट्रिपलेट फाइबर दिखाई पड़ते हैं आपको, ठीक है। फ्लैजिला और सीलिया में देखें तो सीलिया छोटे साइज के होते हैं, फ्लैजिला बड़े साइज के होते हैं, और ये बेसिकली फ्लैजिला मेनली सेल मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। क्या हमारी बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट है? हमारी बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, ह्यूमन बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, बट सीलिया आर प्रेजेंट। हमारी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट है क्योंकि हमारी बॉडी में सीलिएटेड एपिथेलियम देखने मिलती है। जहां जहां भी बॉडी में फ्लूइड है, उस फ्लूइड को मूव करने के लिए, तरल को मूव कराने के लिए सीलिएटेड एपिथेलियम देखने मिलती है। तो सीलिया में भी प्रेजेंट इन हायर ऑर्गेनिज्म, परंतु फ्लैजिला जो है आपको लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने मिलते हैं, ठीक है।
प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला यूकैरियोटिक फ्लैजिला से अलग होते हैं क्योंकि इनमें 9+2 अरेंजमेंट देखने हमको नहीं मिलता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला मेनली फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, तो सीलिया फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। इनके कोर को हम एक्सोनिम कहते हैं। 9+2 अरेंजमेंट को शो करते हैं। 9 डुप्लेट फाइबर, 2 सेंट्रल फाइबर होते हैं इसमें। ठीक है, हमने पिछली क्लास में भी बात की, हम सेंट्रोसोम की बात करें तब हमने वहां पर इसके बारे में आपको बताया था बेटा। ठीक है ना। और ये आपस में जुड़े होते हैं, जो 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, 9 पेरिफेरल जो है वो डबलेट फाइबर होते हैं, जुड़े होते हैं। ये क्रॉस ब्रिज के थ्रू जुड़े होते हैं। सेंट्रल शीथ इसमें पाया जाता है बेटा। और इसीलिए आपको एक काम करना है कि आपको सीलिया फ्लैजिला का जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है डायग्राम में, वो आपको याद रखना है बेटा, वो आपको जो है वो याद रखना है इसमें। ठीक है ना, क्लियर। तो ये फिगर है आपका, फिगर है 8.10। ठीक है, पिछली बार मैंने एमसीक्यू में इस क्वेश्चन को लिया हुआ है बेटा। ठीक है ना। तो कुछ चीजें ऐसी है बेटा, कोई चैप्टर एक हम यदि डिस्कस कर रहे हैं, 2 पार्ट में जा रहा है, तो कुछ चीजें आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है, चिंता मत करना, क्योंकि हम वो कवर कर दिए। वहां भी कवर किए थे, यहां भी हम कवर कर रहे हैं इस पॉइंट को हम। ठीक है ना, क्लियर। वहां उसका जिक्र आया तो वहां समझा दिया, अब पॉइंट दिखाई पड़ा तो यहां समझ लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो हमने क्या बोला, रेडियल स्पोक होते हैं, मतलब ये क्या, देखो यदि आप इमेज को गौर से देखोगे, आप देखो गौर से, ठीक है, आपके सामने बेटा फिगर 8.10 है। तो आप देखो सेंट्रल शीथ दिखाई पड़ रहा है आपको, रेडियल स्पोक दिखाई पड़ रहा है जो सेंट्रल शीथ से डुप्लेट फाइबर को जोड़ रहा है। आपको फिर क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको इंटर डबलेट ब्रिज दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना। फिर आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन भी दिखाई पड़ रही है आपको। तो ये क्रॉस सेक्शन बेटा ध्यान रखना है इसका। ठीक है, क्लियर। फिर बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल, लाइक इस जैसे बेसल बॉडी बोलते हैं। बेसल बॉडी याद रखना 9+0 अरेंजमेंट को शो करता है। सेंट्रोसोम में 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सेंट्रियोल कहते हैं, और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एंड सेंट्रोसोम में दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, याद रखना इस बात को बेटा। ठीक है ना। और सेंट्रियोल के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल देखने मिलता है। सेंट्रियोल के चारों तरफ हमको इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल देखने मिलता है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा, उसके लिए हम पेरीसेंट्रल सैटेलाइट या पेरीसेंट्रल मटेरियल वर्ड का हम यूज करते हैं कि ये वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, याद रखना सेंट्रियोल जो होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो होते हैं, या हम बोले सेंट्रोसोम जो होते हैं ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनमें अपना खुद का डीएनए नहीं होता है, लेकिन ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। मतलब दीज आर दी सेल ऑर्गेनल जिनमें डीएनए नहीं होता है पर अपने आप को ये डुप्लीकेट कर सकते हैं। कौन? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर। इसमें हमको जो है कार्ड भी लाइक इस तरह से देखने मिलता है। 9 डिप्लेट फाइबर होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, हमने सारे पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है ना। फिर मैंने आपसे कहा सेंट्रियोल जब सीलिया फ्लैजिला को बनाएंगे तो बेसल बॉडी कहलाएंगे, वो बेसल बॉडी बन जाएंगे वो। ठीक है ना। ठीक, और जो है जब सेल डिवाइड करती है उस समय सेंट्रियोल जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल को अरेंज करेंगे और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां पर एनिमल सेल अपने क्रोमोसोम को डिवाइड कर पाएगी। तो हम कहते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। नाभिकीय स्पिंडल उपकरण का मतलब होता है एक माइक्रोट्यूब्यूल के मिलने पर बना हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर जिस पर क्रोमोसोम को रखकर हम 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो वो हमको कौन बनाएगा एनिमल सेल में? सेंट्रियोल। पर प्लांट सेल में भी बनता है वो स्ट्रक्चर, पर प्लांट सेल में सेंट्रियोल भाग नहीं लेते। जब सेल डिवीजन में, ध्यान से बात सुनो, नहीं है पॉइंट में, एनसीईआरटी में नहीं है बेटा इस समय, जब सेल डिवीजन में सेंट्रियोल भाग लेगा सेंट्रिक डिवीजन बोलेंगे, और जब सेंट्रियोल भाग नहीं लेगा तो एसेंट्रिक डिवीजन बोलेंगे उसको हम। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे, न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस को पहली बार बतलाया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, और देखो बेटा, और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उसके लिए क्रोमेटिन वर्ड का इस्तेमाल किया था फ्लेमिंग ने उसके लिए क्रोमेटिन वर्ड का इस्तेमाल किया। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं और उसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसके लिए क्रोमेटिन वर्ड का यूज फ्लेमिंग ने किया। ठीक है, याद रखिएगा कि न्यूक्लियस एक
न्यूक्लियस कब दिखाई पड़ता है, ध्यान से बात सुन के, जब कभी कोई सेल डिवाइड करती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। जब कभी कोई सेल डिवाइड करती है तो प्रोफेज, शुरुआती अवस्था में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, तो उस समय हम न्यूक्लियस की स्टडी नहीं कर पाते हैं। उस समय सेल के अंदर हमको क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं, क्रोमोसोम का मूवमेंट दिखाई पड़ता है, ठीक है। जब हमें न्यूक्लियस की स्टडी करनी हो प्रॉपरली तो हमें इंटरफेज का के समय स्टडी करनी पड़ेगी। इंटरफेज का मतलब दो डिवीजन वाली फेज के बीच की फेज, यानी सेल बनकर आई, ग्रो करेगी, फिर डिवाइड करेगी, फिर ग्रो करेगी, फिर डिवाइड करेगी। तो जिस अवस्था में ग्रोथ हो रही होती है उस समय हमको न्यूक्लियस सबसे साफ साफ दिखाई पड़ता है, इसलिए इंटरफेज में हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, ठीक है। इंटरफेजिक न्यूक्लियस में हमको जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर फैले हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को फ्लो कर रहे होते हैं। डीएनए अपने आप को डिकंडेंस कर लेता है क्योंकि उससे इंफॉर्मेशन बाहर जा रही होती है, ठीक है। और हमने से कहा कि डिकंडेंस न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर दिखाई पड़ते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमें क्रोमेटिन मेटल दिखाई पड़ता है, न्यूक्लियोलस हमको दिखाई पड़ता है बेटा, ठीक है। एक काम करते हैं, फटाफट हम एक न्यूक्लियस का जो है वो एक डायग्राम बनाते हैं, समझ लेते हैं। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन में क्या होते हैं बेटा, मैंने बताया था मेम्ब्रेन में आपको पोर देखने मिलते हैं, पोरस डबल मेम्ब्रेन होती है। यानी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है ये पोरस डबल मेम्ब्रेन होती है। ये देखो आप, ये हमें पोरस डबल मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इट इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने बताया था आपको, है ना। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, हमने समझने के लिए ऐसा डायग्राम बना लेते। डायग्राम बनाने से कहता हूं याद रहती चीज के, हमने कहा कि ये, और देखो ये क्या बोला, हमने कहा ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ये क्या हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया ये, ठीक है ना। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखाई पड़ा हमें, न्यूक्लियस के अंदर हमें दिखाई पड़ेगा जो अंदर फ्लूइड भरा होगा वो कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, बोलेंगे इसको हम, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे इसको हम, ठीक है ना। न्यूक्लियस में क्या दिखाई पड़ रहा है हमें, पोर दिखाई पड़ रहा है, दिस इज दी, अरे कहां गया भाई, गायब मत हो जाना, दोबारा बनाना पड़ेगा नहीं तो हमको, हाँ नहीं गायब, ठीक है। ये क्या है, ये है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जहां पे प्रोटीन भी होता है इसलिए कॉम्प्लेक्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस से कोई एमआरएनए बाहर निकलता है, थ्रू इसके बाहर निकलता है, बाहर से प्रोटीन चाहिए होता है तो अंदर प्रोटीन इसके थ्रू आता है, ठीक है ना। फिर अंदर क्या दिखाई पड़ा, न्यूक्लियोप्लाज्म, और अंदर क्या दिखाई पड़ा, अंदर हमें दिखाई पड़ा यहाँ पे डीएनए के थ्रेड दिखाई पड़े हैं, ऐसे हमको डीएनए का पूरा हमेशा थ्रेड या जाल दिखाई पड़ा। हमने कहा क्या कहा, हमने कहा ये है क्रोमेटिन रेटिकुलम, क्रोमेटिन रेटिकुलम बोला है इसको हमने, ठीक है। और क्या दिखाई पड़ा हमें अंदर इसमें, और हमें दिखाई पड़ा ऐसा हमको डेंसली स्टेनिंग एक बॉडी दिखाई पड़ी, ठीक है। ये कोई इंडिविजुअल एक सेपरेट सेल ऑर्गेनल नहीं है, पर न्यूक्लियस में हमको दिखाई पड़ी डेंसली स्टेनिंग बॉडी दिखाई पड़ी, इसको बोला हमने न्यूक्लियोलस बोला। तो न्यूक्लियोलस कोई सेपरेट सेल ऑर्गेनल नहीं होता, ये न्यूक्लियस का कंपोनेंट होता है, ये एक न्यूक्लियस का टिपिकल स्ट्रक्चर होता है बेटा, है ना, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज कंटेस्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर अंदर क्या दिखाई पड़ा, न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई पड़ा, अंदर क्या दिखाई पड़ा, क्रोमेटिन मेटल दिखाई पड़ा। न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, यानी राइबोसोम कहां बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं, ठीक है। चलिए अब वापस लौट के आते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप, दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती हैं, इनके बीच में 10 से 50 नैनोमीटर का इनमें इनके बीच में स्पेस होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं,
ठीक है, पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और पोरस डबल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वहां पे दोनों मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी होती हैं, तभी तो छेद बनेगा बेटा, पोर बनेगा उठ के। और ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक को मेंटेन रखते हैं। आरएनए प्रोटीन का मूवमेंट इनके थ्रू होता है दोनों डायरेक्शन में, देखो आप, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में इसमें इसका मूवमेंट हमको यहां पर देखने मिलेगा। देखो आप, है ना, यानी आप न्यूक्लियर पोर देखिए, आपको आउटर और इनर मेम्ब्रेन मिलती हुई दिखाई पड़ रही होती है वहां पे, है ना बेटा, को दोनों मिलेंगी तब तो भाई मिलने का मतलब क्या है, देखो ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दोनों मिलेंगी यहां पे तो न्यूक्लियर पोर बना, है ना बेटा, ठीक है, क्लियर, याद रखना इस चीज को। चल फिर द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ईआर से कंटेस्ट होती है, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर जो अंदर लिक्विड भरा होता है, न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन हमको देखने मिलते हैं, इसमें हमको न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन देखने मिलते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ में कंटिन्यूस होता है बेटा, और ये राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल कहता है, क्योंकि ये राइबोसोमल आरएनए को बनाता है, उसको प्रोटीन से मिक्स करता है और राइबोसोम की सब यूनिट को बनाने में रोल प्ले करता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। इसका मतलब ऐसी सेल्स जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, हाई स्पीड में प्रोटीन बना रही होती हैं, उन्हें मोर एंड मोर राइबोसोम की आवश्यकता होती है। जितने अधिक राइबोसोम चाहिए पड़ेंगे उतना अधिक न्यूक्लियोलस का संख्या बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि जो है राइबोसोम को उसे प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। क्रोमेटिन का मतलब होता है डीएनए प्लस प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? मेनली हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? मेनली वर्ड यूज किया मैंने बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। एक क्रोमेटिन मटेरियल में हम बोलते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन की दो कैटेगरी होती है, एक हिस्टोन प्रोटीन जो बेसिक प्रोटीन है, दूसरे हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो कि एसिडिक प्रोटीन होते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 5 तरह के होते हैं बेटा, H1 हिस्टोन, H2A हिस्टोन, H2B हिस्टोन, H3 हिस्टोन और H4 हिस्टोन, ठीक है। अब ये सब डिटेल में कहां पढ़ते हैं बेटा? हम ये पढ़ते हैं, हम कहां पर ये पढ़ते हैं? हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है 5 तरह के होते हैं, H1 हिस्टोन, H2A हिस्टोन, H2B और H3 और H4 हिस्टोन, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी 5 तरह के होते हैं, A1, A2, B, C और D, ठीक है। आरएनए मॉलिक्यूल वो आरएनए मॉलिक्यूल है जो ट्रांसक्रिप्ट होकर बना होता है, ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो डीएनए के टेम्पलेट बना होता है। तो क्रोमेटिन जो होता है यही कंडेंस होके, यानी क्रोमेटिन मटेरियल ही कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम को बनाता है। क्रोमेटिन मटेरियल का ही कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम को बनाता है। क्रोमेटिन मटेरियल का मेन कंपोनेंट होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। मेन कंपोनेंट वर्ड यूज किया है, ठीक है। A single human cell has approximately 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। आप सोचो, वो कह रहा है आपसे कि एक सिंगल ह्यूमन सेल में तकरीबन 2 मीटर के आसपास लंबा डीएनए। तो अब सेल तो कितनी छोटी होती है, सेल तो माइक्रोस्कोपिक होती है, इतनी छोटी होती है, आप बताओ उसके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए प्रेजेंट है जो 46 क्रोमोसोम में बटा हुआ है। मतलब हमारी डिप्लॉइड सेल में, ह्यूमंस की डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम देखने मिलते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमेटिन के कंडेंस होने पर बनने वाला रॉड सेप स्ट्रक्चर के, क्रोमेटिन के कंडेंस होने पर बनने वाला रॉड सेप स्ट्रक्चर क्रोमोसोम कहलाता है। ऐसे 46 क्रोमोसोम एक सेल में होते हैं। मतलब जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो 46 हिस्सों से मिलकर बना होता है, और वो 46 हिस्से कंडेंस होते हैं तो वो क्रोमोसोम को बनाते हैं, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। एवरी क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम हमको केवल कब दिखाई पड़ता है? जब सेल डिवाइड करती है। जब सेल डिवाइड करती है तो उस समय उसे क्रोमेटिन को कंडेंस करना पड़ता है। जब सेल डिवाइड करती है उस समय क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को कंडेंस करता है, इसलिए क्रोमोसोम हमें सेल डिवीजन के समय दिखाई पड़ते हैं। हर एक क्रोमोसोम में हमें क्या दिखाई पड़ता है? हर एक क्रोमोसोम में हमें ऐसी आर्म दिखाई पड़ती है, ये आर्म है, ठीक है। और एक हमें क्या दिखाई पड़ता है? एक हमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड हिस्सा दिखाई पड़ता है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूटेड हिस्सा दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम सेंट्रोमियर, के ये कहलाता है क्या? इसे बोलते हैं हम सेंट्रोमियर, दिस इज दी सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये होती है इसकी आर्म्स। ये क्या होती है? ये होती है इसकी आर्म्स, ये इसकी आर्म्स होती है,
ठीक है। तो हर एक क्रोमोसोम, हर एक नॉर्मल क्रोमोसोम में आपको 2 आर्म दिखाई पड़ेंगी, आपको आर्म्स दिखाई पड़ेंगी और सेंट्रोमियर दिखाई पड़ेगा। सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। यदि इस सेंट्रोमियर को हम मैग्नीफाई करके देखें, हम सुनते जाओ ध्यान से बात के, सेंट्रोमियर को हम मैग्नीफाई करके देखें तो सेंट्रोमियर हमें ऐसा दिखाई पड़ता है। इसमें ऐसी प्रोटीन की प्लेटें जुड़ी होंगी, इसमें प्रोटीन की प्लेट जुड़ती है और ये प्रोटीन की जो प्लेट होती है इस पर स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं। इन प्रोटीन की प्लेट को हम काइनेटोकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। इनके लिए हम काइनेटोकोर वर्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक चीज एग्जाम के अंदर आती है। ठीक है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन के कंडेंस होने पर बनते हैं, क्रोमोसोम क्रोमेटिन के कंडेंस होने पर बनते हैं, रॉड से स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिवाइडिंग सेल के अंदर ही देखने मिलते हैं। इनमें जो दबा हुआ स्थान होता है जहां पे उनकी आर्म जुड़ी होती है उसे हम सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं बेटा के सेंट्रोमियर में। और देखो अब सिंपल सी बात है, जब भी कभी, अब एक वर्ड आया क्रोमेटिड, क्रोमेटिड वर्ड यहां पे आ गया। अब क्रोमेटिड वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी सेल जब डिवाइड करने जाएगी तो वो अपने डीएनए को डुप्लीकेट कर लेगी। उसके पहले भाई जब कभी सेल को डिवाइड करना होगा तो पहली कंडीशन तो ये कि वो अपने डीएनए को डबल कर ले। डीएनए को डबल कर ले मतलब अपने क्रोमोसोम की जो आर्म है उनको भी डबल करना पड़ेगा उसको। तो मतलब नॉर्मली क्या हुआ? मैंने कहा नॉर्मली ये हुआ कि ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। और ये इसकी ऊपर वाली आर्म ये अपने आपको डुप्लीकेट कर ली है, ये नीचे वाली आर्म अपने आप को डुप्लीकेट कर लिए। तो आप देखो क्यों डुप्लीकेट कर लिए? क्योंकि जब भी कभी सेल डिवाइड होने जाएगी तो पहले उसको अपने डीएनए को डबल करना पड़ेगा। तो ये है मेटाफेजिक क्रोमोसोम, ये वो क्रोमोसोम है जो अभी डिवाइड नहीं हुआ है। तो इस क्रोमोसोम में जो एक्चुअल क्रोमोसोम के समान, एक्चुअल क्रोमोसोम के समान जो इसका आधा भाग है, जो इसका आधा भाग एक्चुअल क्रोमोसोम के समान है, इसे क्रोमेटिड कहते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम में, मोर करेक्टली हम क्या बोलेंगे? एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर पर दोनों क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। हर एक क्रोमेटिड एक डॉटर क्रोमोसोम के समान होता है, हर एक क्रोमेटिड एक डॉटर क्रोमोसोम के समान होता है बेटा। क्लियर? क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग 4 तरह के होते हैं, ठीक है ना। अब देखो समझते पहले, तो एक काम करता हूं मैं आपको समझाने के लिए एक बार फिर से मेटाफेजिक क्रोमोसोम बतलाता हूं। कि मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि ये हो गया बेटा, ये हो गया है क्या? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है। ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम था, सपोज हमने कहा ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम था, है ना। जब ये इंटरफेज में गया तो इसने अपने डीएनए को डबल किया, डीएनए को डबल किया तो ये आर्म भी डबल हो गई है। क्यों डबल किया? आगे जाके इसको डिवाइड करना है इसलिए डबल करना पड़ा, आगे जाकर इसको डिवाइड करना है इसलिए इसे डबल करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया मेटाफेजिक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अब इसका जो आधा भाग, इसका जो आधा भाग है, इसका जो आधा भाग है ये एक एक्चुअल क्रोमोसोम के समान है। इसका जो आधा भाग है वो एक एक्चुअल क्रोमोसोम के समान है। और एक आधे भाग को क्या बोल रहे हैं हम? उसे हम बोल रहे हैं क्रोमेटिड बोल रहे हैं। तो कई बच्चे क्रोमेटिड का मतलब नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने बताया कि मेटाफेजिक क्रोमोसोम का वर्टिकली जो आधा भाग होता है, लॉन्गिट्यूडनली जो आधा भाग होता है उसे हम क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या देख रहे हो? एक सेंट्रोमियर पर 2 क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं। मतलब जब कभी क्रोमोसोम को डिवाइड करना होगा तो किसको डिवाइड करोगे? जब कभी क्रोमोसोम को डिवाइड करना होगा तो वास्तव में क्या करोगे आप सेंट्रोमियर को डिवाइड करोगे। आप सेंट्रोमियर 2 हिस्सों में बैठ गया, एक क्रोमोसोम ये और एक ये, दोनों अलग अलग हो गया। दिस इज द डिवीजन। यानी जब भी सेल डिवीजन होता है ना बेटा तो हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम डिवाइड कर गया। तो एक्चुअली क्रोमोसोम डिवाइड करता है तो क्या हिस्सा टूटता है? टूटता है उसका सेंट्रोमियर के। सेंट्रोमियर में क्या होता है? आपको काइनेटोकोर प्लेट देखने मिलती है, काइनेटोकोर प्लेट देखने मिलती है। इस काइनेटोकोर प्लेट का काम क्या होता है? इस पर स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं, इस पर स्पिंडल फाइबर, इस पर क्या करते हैं? इस पर स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं, ऐसे जुड़े, ठीक है, जुड़ते हैं और उसको खींचते हैं। ये इसको इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे, 2 हिस्सों में ये टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो गया, मतलब क्रोमोसोम डिवाइड कर गया। अब ये सब बेसिक फंडामेंटल्स है बेटा, ये पता होना चाहिए कि अब एक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग ये 4 तरह के होते हैं। तो हमने क्या कहा? यदि ठीक है ना, एक क्रोमोसोम में यदि ठीक बीचों बीच एग्जैक्टली इन मिडिल पोजीशन सेंट्रोमियर प्रेजेंट, एग्जैक्टली मिडिल पोजीशन में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो इसकी दोनों आर्म बराबर होंगी, दोनों आर्म बराबर होंगी। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की दोनों आर्म बराबर होती हैं, सेंट्रोमियर ठीक बीच में पाया जाता है। जब इसे खींचोगे वी शेप का दिखाई पड़ेगा, वी की दोनों आर्म बराबर होती है ना, वी शेप दिखाई पड़ेगा।
सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब यह है कि एक ऐसा क्रोमोसोम जिसमें एक आर्म थोड़ी सी बड़ी होगी और एक आर्म थोड़ी सी छोटी होगी, मतलब सेंट्रोमेर एग्जैक्टली मिडिल पोजीशन में नहीं होगा, दोनों आर्म के बीच में मामूली सा अंतर देखने मिलेगा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में, जो लेटर एल के समान दिखाई पड़ेगा। एनाफेज अवस्था में जब खींचोगे तो लेटर एल के समान दिखाई पड़ेगा, एक बड़ी एक छोटी आर्म। ऐसे क्रोमोसोम जिनमें क्या होता है, जिनमें सेंट्रोमियर जो होता है वो आपको सेंट्रोमेर एक आर्म बहुत बड़ी होती है, सेंट्रोमेर जो के बाद जो एक आर्म छोटी होती है, मतलब सेंट्रोमेर एक आर्म के टिप के पास दिखाई पड़ता है, सिरे पर दिखाई पड़ता है, नॉट एट द टिप, इट इज नियर वन एंड, एक सिरे के पास दिखाई पड़ता है, नियर वन एंड, नॉट एट द एंड, नियर वन एंड दिखाई पड़ता है। एक आर्म बहुत छोटी होती है, एक बड़ी होती है, दैट इज द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, उसे हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा क्रोमोसोम जिसमें कि सेंट्रोमेर सिरे पर होता है, ठीक है, एक ही आर्म दिखाई पड़ेगी, सेंट्रोमेर सिरे पर होगा, उसे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमेर स्लाइडली अवे होगा मिडिल पोजीशन से, एक छोटी और एक बड़ी आर्म देखने मिलेगी हमको, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में एक बड़ी आर्म होगी और एक बहुत छोटी आर्म होगी, टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमेर देखने मिलेगा हमको, ठीक है। तो याद रखना क्रोमोसोम के 4 तरह के होते हैं, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमेर की पोजीशन के आधार पर, ठीक है। अब कुछ क्रोमोसोम कैसे होते हैं, कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर, दूसरी आर्म, ठीक है। ये मैंने क्या बोला, ये मैंने कहा ये हो गए इसके आर्म्स, हो गए इसकी, ये क्या हो गया इसका सेंट्रोमियर, जिसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे थे हम, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वर्ड यूज कर रहे थे हम, ठीक है, उसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में हम कह रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें हमको एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने मिलता है, जिनमें हमको एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने मिलता है, इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने मिलता है, संकुचन देखने मिलता है, इसके बाहर नीचे एक हिस्सा जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं हम ट्रेबेंट या सेट रीजन बोलते हैं इसको हम, ठीक है, या सैटेलाइट कहते हैं इसको हम, ठीक है। इस हिस्से की खास बात ये होती है कि क्रोमोसोम, अब देखो इस हिस्से की खास बात ये होती है कि देखो यहां पर तो क्या, यहां पर डीएनए कंडेंस होगा, यहां पर डीएनए एकदम कंडेंस होगा, ठीक है, हाईली कंडेंस डीएनए दिखाई पड़ेगा यहां पे, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए हाईली कंडेंस होगा, लेकिन ट्रेवेंट वाले हिस्से से डीएनए जो है वो डिकंडेंस होकर बाहर निकल आता है, ट्रेवेंट वाले हिस्से से डीएनए डिकंडेंस होकर बाहर निकल आता है और इस डीएनए पर राइबोसोमल आरएनए बनने लगता है, प्रोटीन आके मिल जाता है, राइबोसोमल आरएनए बनने लगता है, प्रोटीन आकर मिल जाता है, ठीक है। और क्या बनता है ये बनता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, क्या बनता है, न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियोलस जो होता है उसको बनाने के लिए कुछ विशेष तरह के क्रोमोसोम होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेट क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं सेट क्रोमोसोम बोलते हैं, इन्हें हम सेट क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये जो सेट क्रोमोसोम होते हैं, ये जो सेट क्रोमोसोम होते हैं बेटा, ये वो क्रोमोसोम होते हैं जिन क्रोमोसोम में एक आपको सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन देखने मिलता है और उसके बाद हमको न्यूक्लियस वाला हिस्सा दिखाई पड़ता है कि ये ट्रेवेंट है, इससे डीएनए बाहर निकला, न्यूक्लियस बन गया, इसलिए सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन को हम नॉर भी कहते हैं। नॉर का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, नॉर का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, वो देखने मिलता है हमको यहाँ पे, ठीक है। चलिए आते हैं, क्या लिखा है यहां पे, लिखा है फ्यू क्रोमोसोम विथ नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर बोल रहे हैं इसको हम, ठीक है, सेट क्रोमोसोम कहलाते हैं। यहां पे सैटेलाइट है, ट्रेवेंट वाला हिस्सा दिखाई पड़ता है और ये न्यूक्लियस को बनाते हैं, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिनका संबंध न्यूक्लियस को बनाने से होता है, न्यूक्लियोलस को बनाने से होता है, उन्हें हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर? मैंने देखो एनसीईआरटी में बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हैं, उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको यहाँ पे क्या मतलब है उसका, ठीक है ना। तो ये बात हुई न्यूक्लियस की यहाँ पे। फिर
माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, माइक्रोबॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सोम और स्फेरोसोम। परऑक्सीसोम का संबंध जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मेटाबॉलिज्म से होता है। ग्लाइऑक्सोम का संबंध जो होता है वो फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ये मॉडिफाइड परऑक्सोम होते हैं जो केवल प्लांट सेल में देखने मिलते हैं, और ये ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि ये फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जबकि परऑक्सीसोम जो होते हैं ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जुड़े होते हैं। अब परऑक्सीसोम के बारे में एक बात याद रखना कि ये परऑक्सीसोम जो होते हैं इनका संबंध फोटो रेस्पिरेशन से भी होता है, प्रकाशीय शोषण से भी होता है। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा इवेंट है जो हमें ग्रीन प्लांट में, C3 प्लांट में हमको देखने मिलता है। अब ये आगे डिटेल क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। अभी इतना समझ गए हम कि परऑक्सीसोम का संबंध फोटो रेस्पिरेशन से भी होता है। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 3 सेल ऑर्गेनेल भाग लेते हैं। शुरू होती है क्लोरोप्लास्ट में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑपरेट होता है इसका परऑक्सोम में, और CO2 बाहर निकलता है कहां से, माइटोकॉन्ड्रिया से। 3 सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सोम और माइटोकॉन्ड्रिया फोटो रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं। फोटो रेस्पिरेशन हमको सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट में देखने मिलता है, ठीक है। तो माइक्रोबॉडी में स्फेरोसोम जो होते हैं वो फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, उसी को हमने यहां पे ले लिया कि माइक्रोबॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल वेसिकल होते हैं, इनमें कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में हमको देखने मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये देखा हमने यहां पे। अब हमारे पास जो है पेज नंबर 3 पे आप आइए, है ना, आपके की नोट्स के। देखो बेटा, की नोट्स में जो पॉइंट डले हुए हैं कोई पॉइंट नहीं भूलना है बच्चे, आपको कोई पॉइंट नहीं भूलना, हर पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए की नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपसे कि इस क्रैश कोर्स के बाद आप जो है 90 आउट ऑफ 90 बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आप सही कर सकते हैं, याद रखिएगा। शर्त यह है कि नोट्स के पॉइंट को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करें, एमसीक्यू क्लास को मिस ना करें, डीपीएस को मिस ना करें, यह शर्त है, कंडीशन है, डीपीएस को मिस ना करें, कोई टेस्ट मिस ना करें आप, ठीक है। और जो क्लास में बता रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो इस शीट के अलावा भी हैं उन्हें भी नोट कर लें आप, ठीक है। तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर 8.7 देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाई दिया हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टी मैट्रिक्स। जो लेवलिंग है उसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछी आती है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिगर 8.8 देख रहे हैं। इसमें भी देखिए आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ रही है आपको ऑलमोस्ट। फिर थैलेकॉइड देख रहे हो, ग्रेना देख रहे हो आप, स्टोमा लैमेली देख रहे हो। तो याद रखना, स्टोमा लैमेली जो है ना वो लेवलिंग कर रहे हो, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। फिर राइबोसोम का इमेज देख रहे हैं, फिगर 8.9 देख रहे हैं बेटा। तो हमको स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों के मिलने पे कंप्लीट राइबोसोम बन रहा है बेटा, ठीक है, याद रखना इस चीज को। फिर हम देख रहे हैं ये फिगर 8.10 देख रहे हैं, इसमें हमको सीलिया फ्लैजिला का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिखाई पड़ रहा है हमको, और हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इसकी लेवलिंग जरूर ध्यान रखना, सेंट्रल सीट देखिए, रेडियल स्पोक देखिए आप, ठीक है ना, इंटर डबलेट ब्रिज देखिए इसमें आप, तो इसकी लेवलिंग आपको ध्यान से देखना है बेटा एक बार, ठीक है। फिर न्यूक्लियस ऑलरेडी बेटा ऑल इंडिया पीएमटी में आ चुका है, तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म देख रहे हैं, न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है, न्यूक्लियर पोर दिखाई पड़ रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है, पोरस मेम्ब्रेन होती है। फिर आप यहां पर मेटाफेजिक क्रोमोसोम देख रहे हैं, तो आपको इसमें सेंट्रोमेर दिखाई पड़ रहा है, और उसके आजू बाजू आपको लेफ्ट और राइट आपको काइनेटोकोर दिखाई पड़ रहे हैं। काइनेटोकोर वे जगह होती है जहां पर स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं, और जो आप इसका लॉन्गिट्यूडनल हाफ पार्ट देख रहे हो बेटा, ये क्या है, ये एक क्रोमेटिड, दिस इज दी वन क्रोमेटिड एंड दिस इज दी अनदर क्रोमेटिड, ठीक है, और दिस इज दी सेंट्रोमियर, ठीक है ना, याद रखना। फिर देख रहे हैं बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज के, ये जो डायग्राम है मैं कह रहा हूं आपसे बेटा याद रखना, ये नीट 2022 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है, क्या याद रखना। ये हम क्या देख रहे हैं, हम सेंट्रोमेर के आधार पर क्रोमोसोम के टाइप देख रहे हैं। पहला वाला क्या है बेटा, सेट क्रोमोसोम बना हुआ है, पहला वाले में बीचों बीच सेंट्रोमेर है, इट इज दी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरा वाला सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, तीसरा वाला एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, चौथा वाला टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, ठीक है, क्लियर है ना। अब
तुमको जो काम करना है, जो मैं नहीं कराऊंगा, ये काम मैं नहीं करूंगा, ये आप करेंगे। आपके कीनोट्स में जो इंटरेक्शन पेज है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, व्हिच माइक्रोबॉडी इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन, व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज हैविंग फ्रेट चैनल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन, वेयर यू विल गेट 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट के, द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज द साइट ऑफ ट्रांसलेशन इन सेल, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, फिर एसिड हाइड्रोलाइसिस क्या होते हैं बेटा, है ना, एबीसी को लेवल करने पूछा गया है इसमें आपको उठ के। डेटा रिकॉल के पॉइंट पूछे गए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना, लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितनी, लेंथ एंड विड्थ ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितना होता है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास एंड मेसोफिल, स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, लेंथ ऑफ डीएनए इन सिंगल ह्यूमन सेल। तो ये एनसीईआरटी का डेटा जो है ना वो एक जगह पर आपसे जो है वो पूछा गया है। आप के आपको एक इमेज देखिए, एबीसी लेवल करने को भी पूछा गया आपसे बेटा, है ना, ठीक है। फिर क्रोनोलॉजी कि आपको 1953 का क्या सिग्निफिकेंस, 1831 में क्या हुआ था, आपको एनसीईआरटी देखनी, उसी के अकॉर्डिंग से याद रखने। ये साइंटिस्ट क्यों जाने जाते हैं, फ्लेमिंग, जॉर्ज पिलाडे, रॉबर्ट ब्राउन, क्यों इनको हम जाना जाते हैं, कि आपको बताना है। तो ये जो इंट्रैक्शन वाला पेज है ना, इसको यदि आप एक बार पूरा पढ़ने के बाद सॉल्व करोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, आपको लगेगा कुछ सीखा और सीखकर कुछ बता रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो यहां पर हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट होता है बेटा। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़कर आना, अगली क्लास में सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ के आएगा, एनसीईआरटी कम से कम पढ़ के आएगा, की नोट्स भी पढ़ लीजिएगा बेटा एक बार, ठीक है। बाय बाय।